नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई 3 बड़ी खबरें आई हैं। पहली तो यह कि सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे, यूनाइटेड नेशंस को एड्रेस करेंगे और इस बात की संभावना है कि अमेरिका में मोदी और ट्रंप की मीटिंग होगी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि मोदी और शी जिनपिंग की चीन में होने वाली मीटिंग से पहले आज एक बड़ा ऐलान हुआ। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी भारत आएंगे। वांग यी भारत में एनएसए अजित डोवल से मिलेंगे और भारत और चीन के बॉर्डर इश्यूज पर बात होगी। तीसरी खबर यह है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत को धमकी दी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान को उसके हक का पानी नहीं दिया तो जंग होगी और अंजाम बुरा होगा। पाकिस्तान में इतनी हिम्मत कहां से आई? अमेरिका आजकल पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों है? इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको यह बता दूं कि आज पाकिस्तान में माहौल कैसा है। पाकिस्तान के हुक्मरान बार बार भारत को जंग की धमकी क्यों दे रहे हैं? पाकिस्तान में इस वक्त आजादी का जश्न चल रहा है। हालांकि पाकिस्तान की आजादी का दिन तो 14 अगस्त है, लेकिन पाकिस्तानी फौज और वहां की हुकूमत ने एक दिन पहले ही इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन शुरू कर दी। जनरल मुनीर ने इस बार पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे का थीम ऑपरेशन बुनियान उन मरसूस पर रखा है। जनरल मुनीर पाकिस्तानी आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए बड़ी बेशर्मी से पाकिस्तान की जीत के दावे कर रहे हैं। इसीलिए आज पाकिस्तानी एयरफोर्स ने चीन से मिले JF-17 फाइटर जेट्स का फ्लाई पास पेश किया। पाकिस्तानी फौज के हुक्म पर पूरे देश में मार्काए हक प्रोग्राम हुए। पाकिस्तान के छोटे से लेकर बड़े नेताओं तक, सांसदों से लेकर दहशतगर्दों की तंजीमों के मुखिया, सब जनरल मुनीर की लाइन पर चल रहे हैं। कोई न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहा है, कोई हिंदुस्तान का नामो निशान मिटाने का दावा कर रहा है, कोई हिंदुओं को खत्म करने की कसम खा रहा है। आज सिंध सूबे के हैदराबाद शहर में भी एक कार्यक्रम हुआ जहां बिलावल की पार्टी के मेयर ने भारत के खिलाफ जहर उगला, भारत को और हिंदुओं को धमकियां दी। भारत को, इंडिया को, नरेंद्र मोदी को बता दिया है कि हम कितना बारूद तो सिर्फ यहीं रख के बैठे हैं। अगर तुमने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पे मैली निगाह डाली तो ये आतिशबाजी ही तुम्हारे लिए काफी है। हमने ये आज दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सिर्फ नरेंद्र मोदी और भारत को दिखाने के लिए। भारतीयों, तुमने कैसी गलती की? ऐसी कौम को छेड़ दिया जो इतनी जश्न मना रही है। अगर अगली बार छेड़ा तो फिर पूरा महीना जश्न होगा। तुम्हें दुनिया में रुस्वा किया है ये पाकिस्तानी कौम ने। मार्काए हक जश्न आजादी में बदलकर दुनिया को बता दिया कि ये बड़ी चरिया कौम है। भारतीयों, इंतहा पसंद हिंदुओं, इस पाकिस्तानी कौम से पंगा नहीं लेना। पहले मैंने कहा था 40 लाख मोटरसाइकिल सवार घुस जाएंगे। अब मैं कहता हूं अपने ट्रॉलर वाले भाइयों से कि कराची छोड़ो, कराची में एक्सीडेंट रुक जाएंगे। तुम अपने ट्राले लेके भारत में घुस जाओ रोनते हुए। ये तो एक नमूना मैंने आपको दिखाया। इस समय पाकिस्तान के नेताओं में भारत को धमकी देने की होड़ लगी है। जंग के मैदान में शिकस्त खाने के बाद वो बिलबिलाए हुए हैं। हर लीडर बयानवीर बना हुआ है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ और बिलावल भुट्टो के बाद अब पाकिस्तान के वजीर आजम ने वही बात कही जो मुल्ला मुनीर ने अमेरिका में कही थी। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो भारत को सिंधु का एक बूंद पानी भी नहीं छूने देंगे, नए डैम नहीं बनाने देंगे। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में कहा, अगर भारत ने पाकिस्तान के हक का पानी रोका तो अंजाम
बहुत बुरा होगा। शहबाज शरीफ की धमकी का जवाब दिया असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी ने कहा, पाकिस्तान की धमकियों से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवैसी ने कहा, जो शहबाज शरीफ खुद ये कबूल कर चुके हैं कि भारत ने मिसाइल मार मार कर पाकिस्तान की मिट्टी पलीत कर दी थी, अब वही शहबाज किस मुंह से भारत को थमका रहे हैं। ब्रह्मोस है हमारे पास, और फिर उनको ये भी समझना चाहिए कि उन्होंने खुद कहा कि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम में था तो मुझे मालूम हुआ कि 9 एयरबेस चले गए। इस तरह की बकवास उनको नहीं करनी चाहिए। आप एक मुल्क के वजीर आजम हैं, आप एक कुछ तो खैर आपको उसका पासो लिहाज नहीं होगा, मगर इस तरह की आप जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम पे कोई असर नहीं करेगा। पानी इंडस वाटर ट्रीटी को सरकार ने एबेंस में रखा है। अब एबेंस में रखा है तो बजाय उसके कि आप थोड़ा तब्दीली दिखाते, आप धमकी दे रहे हैं, तो धमकी का असर कुछ नहीं होगा भारत के ऊपर। अब बहुत हो गया। हालांकि पाकिस्तान में आजकल हर छोटा बड़ा नेता जुबानी जमा खर्च कर रहा है, भारत के खिलाफ बोलकर आसिम मुनीर की मिजाज पुरसी कर रहा है। शहबाज शरीफ के बाद उनके अलाइस मार्टर बिलावल भुट्टो ने भी भारत को जंग की धमकी दी। बिलावल ने इल्जाम लगाया कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहा है, बलोच लिबरेशन आर्मी जैसे संगठनों से पाकिस्तान पर आतंकी हमले करा रहा है और सिंधु समझौता सस्पेंड करके पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान जंग से लेकर डिप्लोमेसी तक हर मैदान में भारत को जवाब देगा। हर मैदान में भारत हार का सामना कर रहा है और वो भी इबरतनाक ये बहुत शर्मिंदा हो रहे हैं शिकस्त खाते हुए, तो वो भी अब मजीद बुज़दिलाना हरकतें पे ध्यान दे रहे हैं। एक तरफ वो इंतहा पसंदों को, दहशतगर्दों को, कौम परस्तों को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि वो कभी BLA की सूरत के, कभी मजीद ब्रिगेड की सूरत पे, कभी किसी और नाम की सूरत पे इस मुल्क के नित्य शहरियों को टारगेट करे। और दूसरी तरफ आपका सिंधु दरिया पे सबसे बड़ा तारीखी हमला मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि वो चाहते हैं कि वो सिंतास मुआहिदा को तोड़ना चाहते हैं, डैम्स बनाना चाहते हैं, नया कैनाल्स निकालना चाहते हैं। और हम पूरी दुनिया को ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे, भारत को ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे, मोदी को ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे कि ये कराची वाले अपने सिंधु का दिफा करना जानते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इनका मुकाबला करेंगे। हम वैसे ही उनको सफारती सतह पे मुकाबला करेंगे। हम मजबूर हो तो हम जंग के मैदान में इनका मुकाबला करेंगे और हम भारत की हुकूमत को मजबूर करेंगे कि उनको आलमी कानून के मुताबिक सिंतास मुआहिदा को मानना पड़ेगा, वरना इंशाअल्लाह ताला यही कराची वाले इनसे 6 के 6 दरिया भारत से छीन के अपने अवाम तक पहुंचाएंगे। लगता है इन पाकिस्तानी नेताओं के सपनों में नरेंद्र मोदी आते हैं। मोदी का नाम लिए बगैर उनको खाना नहीं पचता। मोदी के बयानबाजी का जवाब दिया बीजेपी के नेता हर्षवर्धन श्रृंगला ने। हर्षवर्धन श्रृंगला फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तानी नेताओं के बयानों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है जो अब भारत की तरक्की रोकना चाहता है, इसलिए पाकिस्तान क्या करता है, क्या कहता है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। We give too much importance to statements being made from that country. I think we should recognize that Pakistan is a failed state. Its credibility is very low. They are making provocative statements to draw us out. I don't think we should get caught in that. As far as we are concerned, we should keep moving. Others will keep barking, but that is not our concern. पाकिस्तान के नेता और आसिम मुनीर आजकल इसलिए ज्यादा उछल रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया है। और सबसे मजे की बात है कि जो पाकिस्तान दहशतगर्दी का ग्लोबल सेंटर है, जो आतंकवाद की फैक्ट्री है, उसी पाकिस्तान के साथ अमेरिका काउंटर टेरर की टॉक्स कर रहा है।
इस्लामाबाद में पाकिस्तान और अमेरिका के डिप्लोमेट्स ने आतंकवाद से निपटने के तौर तरीकों पर बात की। इस मीटिंग में पाकिस्तान की तरफ से यूनाइटेड नेशंस में उसके स्पेशल सेक्रेटरी नबील मुनीर और अमेरिका की तरफ से विदेश विभाग में काउंटर टेररिज्म के कोऑर्डिनेटर ग्रेगरी लॉकफ्रो शामिल हुए। अमेरिका ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी, इस्लामिक स्टेट खुरासान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से निपटने में पाकिस्तान की मदद करने का भरोसा दिया। 2 दिन पहले की बात है, अमेरिका ने पाकिस्तान के बागी बलोच संगठन बलोच लिबरेशन आर्मी की माजिद ब्रिगेड पर पाबंदी लगाई थी। और हैरानी की बात है कि अमेरिकी फोर्स ने ही पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा था। मसूद अजहर, हाफिज सईद, ज़कीउर रहमान लखवी जैसे दहशतगर्दों को अमेरिका ने ही ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया था। और ये सारे आतंकवादी पाकिस्तान में सेना की सरपरस्ती में मज़े से रह रहे हैं। हैरानी की बात यह कि आज अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के रोल की तारीफ की। यूएस विदेश विभाग की प्रवक्ता टेमी ब्रूस ने कहा कि पाकिस्तान के काउंटर टेरर ऑपरेशन से पूरे साउथ एशिया में स्टेबिलिटी आई है। पाकिस्तान के स्टेट डिपार्टमेंट की प्रवक्ता अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट प्रवक्ता टेमी ब्रूस ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की लड़ाई का फायदा पूरी दुनिया को मिला है। It's clear that the diplomats here are committed to both nations. I can tell you also that there has been a U.S.-Pakistan counterterrorism dialogue that was established. At this dialogue in Islamabad, the United States and Pakistan reaffirmed their shared commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations during this latest round of the talks in Islamabad. The United States and Pakistan discussed ways to enhance cooperation to counter terrorist threats, and I think that for the region and for the world, the United States working with both those nations is good news and will promote a future that's beneficial. प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ के मामले में भी पाकिस्तान पर मेहरबानी दिखाई थी। उन्होंने पाकिस्तान पर सिर्फ 19% टैरिफ लगाया था और पाकिस्तान के साथ जल्दी ही ट्रेड डील साइन करने का ऐलान भी किया था। ट्रंप ने यह भी कहा था कि अमेरिका पाकिस्तान में क्रूड ऑयल का भंडार एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा। जब अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट प्रवक्ता टेमी ब्रूस से यह सवाल किया गया क्या प्रेसिडेंट ट्रंप भारत की कॉस्ट पर पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ा रहे हैं, तो टेमी ब्रूस ने कहा प्रेसिडेंट ट्रंप की भारत और पाकिस्तान के नेताओं के साथ अच्छी पटती है और वो दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। अमेरिका के भारत और पाकिस्तान के साथ रिश्तों में कोई बदलाव नहीं आया। रिश्ते जैसे पहले थे वैसे ही अब भी हैं। अमेरिका पाकिस्तान पर आजकल मेहरबान क्यों है? भारत के साथ ट्रंप की प्रॉब्लम क्या है? इसे आज फॉर्मर डिप्लोमेट विकास स्वरूप ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। पहली बात, ट्रंप भारत के ब्रिक्स में एक्टिव होने से नाराज हैं। वो कन्विंस्ड हैं कि ब्रिक्स एंटी अमेरिका अलायंस है और ब्रिक्स डॉलर की जगह ऑल्टरनेटिव करेंसी बनाने पर आमादा है। दूसरी बात, ट्रंप ने 34 बार कहा उन्होंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, लेकिन भारत ने एक बार भी इस बात को स्वीकार नहीं किया। भारत ने बार बार कहा कि उसने तो डीजीएमओ के रिक्वेस्ट पर सीज फायर किया। जाहिर है यह बात भी ट्रंप को बुरी लगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ट्रंप को माई बाप माना, नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रंप को रिकमेंड कर दिया। तीसरी बात यह कि यह सब ट्रंप की प्रेशर टैक्टिक्स का हिस्सा है। वो इंडिया को अपनी टर्म्स पर टैरिफ के लिए मनवाना चाहते हैं। भारत की डेयरी, खेती और जीएम क्रॉप्स 3 ऐसे इशू हैं जिस पर नरेंद्र मोदी झुकने को तैयार नहीं है। यह भी ट्रंप की बेचैनी का कारण है। ट्रंप की एक और परेशानी यह है कि अगर अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मीटिंग के बाद कोई रास्ता निकल आता है, रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर हो जाता है, तो ट्रंप को पुतिन पर लगे इकोनॉमिक सैंक्शन हटाने पड़ेंगे। इसके बिना पुतिन सीज फायर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर रशिया से सैंक्शन हट गए तो फिर ट्रंप भारत के रशिया से ऑयल खरीदने को इशू कैसे बनाएंगे, इस पर ऑब्जेक्शन कैसे करेंगे? इसीलिए कहा गया है इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब बात करते हैं हमारे देश में
वोटर लिस्ट के रिवीजन की। आज इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट के रिवीजन का जो प्रोसेस है, इसे वो वोटर फ्रेंडली मानते हैं। ये वोटर्स के खिलाफ नहीं है, दोस्ताना है। आज वोटर लिस्ट के रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई और कोर्ट ने कहा यह आरोप ठीक नहीं लगता कि वोटर से अपनी वैधता साबित करने के लिए ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जो लोगों के पास नहीं है। कोर्ट ने कहा पहले 7 डॉक्यूमेंट थे, लेकिन अब 11 दस्तावेज में से कोई भी एक दिया जा सकता है, तो डॉक्यूमेंट की संख्या बढ़ाई गई है। इसमें दिक्कत क्या है? पेटिशनर की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र और हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज बिहार में कम लोगों के पास हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह बिहार को बदनाम मत करिए। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में बिहार का दबदबा है। यूपीएससी के एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बिहार के लोग सफल होते हैं। बिहार के लोग काफी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, संजीदा हैं, इसलिए बिहार के लोगों को बदनाम करना ठीक नहीं होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है, लेकिन सुनवाई के दौरान जजेस ने जो कमेंट किए उससे वोटर लिस्ट के रिवीजन का विरोध करने वालों को झटका तो लगा होगा, लेकिन बिहार में इसे बड़ा इशू बनाने की कोशिश हुई। आज राहुल गांधी की तरह तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तेजस्वी ने कहा कि जैसे विजय सिन्हा के पास 2 एपिक कार्ड हैं, वैसे ही मुजफ्फरपुर की बीजेपी की मेयर निर्मला देवी और उनके परिवार वालों के भी 2 एपिक कार्ड हैं। मुजफ्फरपुर के 2 बूथों पर निर्मला देवी और उनके परिवार वालों के वोट बने हैं। एक वोट कार्ड पर निर्मला देवी की उम्र 48 है और दूसरे वोटर कार्ड पर निर्मला देवी 45 साल की हैं। तेजस्वी ने इल्जाम लगाया कि बिहार में बीजेपी के संगठन महासचिव भिखुभाई दलसानिया लोकसभा चुनाव के दौरान गुजरात के वोटर थे, उन्होंने गांधीनगर में वोट डाला और अब वो बिहार के वोटर बन गए हैं। दलसानिया के फॉर्म में पति की जगह कुछ नहीं भरा है। तेजस्वी ने कहा इन गड़बड़ियों से बात साफ हो जाती है कि एसआईआर में भारी गड़बड़ी की जा रही है और ऐसा करके चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है। लेकिन आज हम ये कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग केवल भाजपा के लोगों का सहयोग कर रही है, विपक्ष के वोटों को कम कर रही है और भाजपा के जो लोग हैं उन लोगों का एक नहीं बल्कि 2 ईपीआईसी नंबर, एपिक नंबर बनाया जा रहा है। अलग अलग बूथों पे भी बनाया जा रहा है, एक ही विधानसभा में। ये है मुजफ्फरपुर की जो मेयर है, भाजपा की बड़ी नेत्री हैं, जो शायद अभी प्रत्याशी भी होने जा रही हैं। हम चाहेंगे कि अपने ऑपरेटर को कि स्क्रीन पे जो है सामने जो है लाया जाए। इनका नाम है निर्मला देवी, मुजफ्फरपुर की मेयर है निर्मला देवी। निर्मला देवी, इनके एक एपिक आईडी नहीं बल्कि 2 एपिक आईडी है, एक ही विधानसभा के, और उम्र में भी अलग अलग है। और माफ कीजिएगा, केवल निर्मला देवी के ही नहीं, निर्मला देवी के 2 देवर हैं, उन दोनों देवर के भी 2 एपिक आईडी जो है आपके समक्ष जो है स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। तेजस्वी यादव की तरफ से मुजफ्फरपुर के मेयर निर्मला देवी और उनके देवरों के 2 वोटर कार्ड होने की बात उठाए जाने के बाद इलेक्शन कमीशन फॉरेन एक्शन में आया और निर्मला देवी को नोटिस भेज दिया। इलेक्शन कमीशन ने निर्मला देवी से 16 अगस्त शाम 5 बजे तक जवाब देने को कहा है। तेजस्वी यादव को जवाब दिया बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा ने। विजय सिन्हा ने कहा कि उनके 2 वोटर कार्ड थे, लेकिन जैसे ही उन्हें इसका पता चला उन्होंने अपना एक वोटर कार्ड रद्द कराने की एप्लीकेशन दी। तेजस्वी यादव वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को लेकर सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि वोटर लिस्ट में जो खामियां हैं उन्हीं को दूर करने के लिए तो वोटर लिस्ट का इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है। ड्राफ्ट लिस्ट में सुधार के लिए ही चुनाव आयोग ने 1 महीने का समय दिया है। इसलिए पटना में नौटंकी करने के बजाय तेजस्वी यादव को सही प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन कमीशन के सामने
अपनी बात रखनी चाहिए। देखिए, ये भ्रम फैलाना चाहते हैं, हमने तो दिखा दिया। हमने चुनाव आयोग के नोटिस को भी भेज दिया, हमारा ईपिक नंबर खत्म भी हट भी गया, लेकिन ये अभी तक नोटिस क्यों नहीं भेजे? ये क्यों नहीं जवाब दे पाए? कहां कहां दुरुपयोग किए, ये क्यों नहीं स्पष्ट कर पाए? इनको संविधान में विश्वास नहीं, संवैधानिक संस्था का मजाक उड़ा रहे हैं, लोगों को बरगलाने का खेल खेल रहे हैं। लेकिन जो गलतियां आ रही हैं चुनाव आयोग की, वो तेजस्वी लगातार सामने ला रहे हैं। कई ऐसे प्रमाण दे रहे हैं कि जिससे ये लगे कि गड़बड़ियां हुई हैं। तो आपको क्या लग रहा है? 1 महीने का समय तो चुनाव आयोग इसीलिए दिया है, आप उचित प्लेटफार्म पर विषय को रखें, लोग सुधार करेगा, 1 महीने के अंदर संशोधन करेगा। आप नौटंकी कर रहे हैं, लोगों को बरगलाने का खेल खेल रहे हैं, ये कतई उचित नहीं। आज वोटर लिस्ट इशू पर दिल्ली में बीजेपी ने राहुल गांधी को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। अनुराग ठाकुर ने कन्नौज, मैनपुरी, रायबरेली, वायनाड और डायमंड हार्बर जैसी लोकसभा सीटों की वोटर लिस्ट का हवाला दिया, बता दिया किस सीट पर कितने वोट जोड़े गए, एक ही पते पर दर्जनों वोट बनाए गए, गलत पते पर कितने वोट बने, इन सीटों पर वोट कितने डाउटफुल हैं। सारे फिगर देने के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा, क्या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव या ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी फर्जी वोटर्स के वोट से चुनाव जीते? अनुराग ठाकुर ने कहा, असल में राहुल गांधी चुनाव हारने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। राहुल की लीडरशिप में कांग्रेस 90 बार चुनाव हार चुकी है। इसी हताशा में राहुल गांधी अब संवैधानिक संस्थाओं पर कीचड़ उछालने की मुहिम चला रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। अनुराग ठाकुर ने वायनाड, रायबरेली, कन्नौज, मैनपुरी और डायमंड हार्बर के आंकड़ों का एग्जाम्पल देकर इल्जाम लगाया कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सिर्फ मुसलमानों के वोट वोटर लिस्ट में जुड़वाए, इन्हीं वोटर्स की मदद से चुनाव जीता। अब सारे सबूत सामने आने के बाद क्या अखिलेश और राहुल लोकसभा से इस्तीफा देंगे? डुप्लीकेट वोट का देखिए आप, रायबरेली नाम तो सुना होगा आपने, राहुल जी ने भी सुना होगा। रायबरेली में मोहम्मद कैफ खान, बूथ नंबर 83, 151, 218, सब जगह इनका नाम है, नाम सेम है, बस बाप का नाम भी सेम है, लेकिन वोट 3 पोलिंग बूथों पे बना हुआ है, 83, 151, 218 में। अगला देखिए फेक एड्रेस, 47 वोटर आईडी डायमंड हार्बर में। अभिषेक बनर्जी जी, डायमंड हार्बर में 47 वोटर आईडी हाउस नंबर 189 के पोलिंग बूथ 131 पर रजिस्टर हुए हैं। और वायनाड में तो मुझे भाई साहब, श्रीमान राहुल गांधी जी 2 बार चुनाव लड़े, श्रीमती प्रियंका गांधी जी 1 बार चुनाव लड़ी, तो दोनों से मैं पूछता हूं, ये जो नए वोटर की एडिशन हुई है 102, 101 साल, 99 साल, ये नए वोटर है, तो आपने तो 3 बार वोट ले लिया भाई। तो क्या आपने अपने बीएलए से, अपने पोलिंग बूथ एजेंट से, या आपने वोट मांगे, आपने कभी नहीं देखा? तो अखिलेश जी के भी यहां पर काफी 2,91,798 डाउटफुल वोटर हैं। और अखिलेश जी चुनाव कितने वोट से जीते? 1,70,922 वोटों से। अभिषेक जी हों, राहुल जी हों, प्रियंका जी हों, सोनिया जी हों, स्टालिन जी हों, अखिलेश जी हों, इन सबके लोकसभा से विधानसभा क्षेत्रों में जो वोटों का फर्जीवाड़ा और जो मल्टीपल वोट बनाए हैं, वो अपने आप में दिखता है कि इसके पीछे खेल केवल अपने घुसपैठी वोट बैंक को बचाने के लिए है। तो मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं और विपक्ष से पूछना चाहता हूं, क्या आपने उस समय वोट चोरी की थी, वोट फर्जीवाड़ा किया था, चुनाव आपने वैसे जीता था? तो क्या आप वहां से इस्तीफा दोगे? जो कल से विपक्ष कहता है इस्तीफा दो, तो क्या ये इस्तीफा देंगे? क्या राहुल जी इस्तीफा देंगे? इसके बाद अनुराग ठाकुर ने कहा, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की सफाई कर रहा है, फर्जी वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं, इससे विपक्ष के नेता बिलबिला रहे हैं, इसीलिए अब चुनाव आयोग को बदनाम करने की मुहिम शुरू की गई। अभिषेक जी हों, राहुल जी हों, प्रियंका जी हों, सोनिया जी हों, स्टालिन जी हों, अखिलेश जी हों, इन सबके लोकसभा से विधानसभा क्षेत्रों में
जो वोटों का फर्जीवाड़ा और जो मल्टीपल वोट बनाए हैं, वो अपने आप में दिखता है कि इसके पीछे खेल केवल अपने घुसपैठी वोट बैंक को बचाने के लिए है। अब इस तरह से फेक बर्थ सर्टिफिकेट आप लोग दिलाते हो, वोटर आप लोग बनवाते हो, फर्जीवाड़ा आप लोग करते हो, और जब इलेक्शन कमीशन इसकी सफाई की बात करता है कि ऐसी इंटेंसिव सफाई चलनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप अपने घुसपैठी वोट बैंक को, एक स्पेशल वोट बैंक को बचाने के लिए आप रिफॉर्म्स को रोकने का काम करते हो। और ममता बनर्जी जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं भाई, आप 2005 में लोकसभा में, मुझे आज भी याद है, स्पीकर की चेयर के पास जाके फेंक दिए थे उन्होंने कागज जोर से, और कहा था बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक बन रहा है और ये लिस्ट में उनके नाम है, आप लोग रोकने का काम नहीं करते हैं। तो ममता बनर्जी जी, आज अगर सफाई होने का काम होता है तो फर्जी घुसपैठिए जो वोट बैंक है उसकी सफाई अभियान पे आप रोक क्यों लगवाना चाहते हो? क्या तब आप दिखावा करते थे और आज घुसपैठिए वोट बैंक को बचाने के लिए ममता बनर्जी जी घड़ियाली आंसू बहा रही हैं? लेकिन अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी को चैलेंज किया। अभिषेक बनर्जी ने कहा, अगर डायमंड हार्बर सीट की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो वो लोकसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा देने को तैयार हैं, लेकिन इस आधार पर बीजेपी के सांसदों को भी इस्तीफा देना चाहिए, सरकार भंग होनी चाहिए। अभिषेक बनर्जी ने कहा, अगर पूरे देश की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं तो फिर सिर्फ बिहार या पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट रिवाइज करने का क्या मतलब? चुनाव आयोग को एक साथ पूरे देश की वोटर लिस्ट रिवाइज करनी चाहिए और फिर से लोकसभा के चुनाव कराने चाहिए। भाई, अगर एसआईआर आप करना चाहते हो तो आप एसआईआर करिए, लेकिन पहला कदम लोकसभा डिसॉल्व होना चाहिए। इफ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेम फ्लॉड एसआईआर, then the legitimacy of the central government is null and void. The government of the day should resign. The union government should dissolve. The Lok Sabha should be dissolved. आप लोकसभा डिसॉल्व करिए, पूरा देश में 140 करोड़ के देश में, पूरा देश में, हर एक प्रदेश में आप एसआईआर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी वोटर लिस्ट के आधार पे चुन के आए हो 1 साल पहले और आप कह रहे हो बंगाल में वोटर लिस्ट गलत है लेकिन गुजरात में सही है, बिहार में गलत है लेकिन यूपी में सही है। भाई, अगर गलत है तो आपके ऑपोजिशन, हमारे ऑपोजिशन जितने भी दल हैं, वो स्पष्ट आपके पास सबूत के बदौलत आपके पास इंफॉर्मेशन रखा है कि वोट चोरी कर्नाटका में भी हुआ है, यूपी में भी हुआ है, गुजरात में भी हुआ है और बिहार में भी हुआ है। और बीजेपी ने वोट चोरी करके इलीगली, अनएथिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली पावर में आया है। अगर एसआईआर होगा तो पूरा देश में होगा और उसके लिए पहला कदम प्रधानमंत्री से लेकर पूरा कैबिनेट को इस्तीफा देना होगा, लोकसभा डिसॉल्व करना होगा। कांग्रेस के नेता पिछले कई दिन से राहुल गांधी के वोट चोरी के कैंपेन को लेकर काफी उत्साहित थे, लेकिन आज बीजेपी ने काउंटर अटैक करके इस कैंपेन की हवा निकाल दी, कई सवाल खड़े कर दिए। पहली बात तो ये कि राहुल गांधी ने जिस तरह के आरोप कर्नाटक की एक कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर लगाए थे, वैसे ही आरोप बीजेपी ने रायबरेली और वायनाड को लेकर लगा दिए। बीजेपी ने भी लिस्ट दिखा दी कि एक एक नाम के आगे कई कई वोटर हैं, एक एक एड्रेस पर 50 वोटर हैं। तो इसकी शिकायत राहुल गांधी ने क्यों नहीं की? मालेगांव सेंट्रल सीट का एग्जाम्पल काफी अलार्मिंग है। यह धुले लोकसभा सीट में आता है जहां विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 में से 5 पर बीजेपी जीती, लेकिन एक असेंबली सीट मालेगांव सेंट्रल पर 1 लाख से ज्यादा वोटों से पीछे रही और चुनाव हार गई। इस असेंबली सीट पर 43% वोट बढ़े थे। असम की धुबरी सीट भी इसी तरह का एग्जाम्पल है, वहां भी जबरदस्त तादाद में वोट बढ़े और कांग्रेस का कैंडिडेट 10 लाख से ज्यादा वोटों से जीता। राहुल गांधी ने आरोप मीडिया के जरिए लगाए थे, बीजेपी ने मीडिया में जवाब दे दिया। लेकिन राहुल चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन उनके आरोपों का जवाब ऑफिशियली दे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगर ऑफिशियली जवाब चाहिए तो एफिडेविट फाइल करके मांगा जाए, नियम तो यही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर राहुल ने हलफनामा दाखिल किया, शपथ लेकर आरोप लगाए और उनमें से कुछ गलत निकले
तो केस भी बन सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि बिहार में इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट की जांच कर रहा है, उस पर राहुल गांधी को आपत्ति है, लेकिन बाकी देश में जहां वो वोटर लिस्ट पर सवाल उठा रहे हैं उसकी जांच की मांग उसी इलेक्शन कमीशन से कर रहे हैं। आज राहुल गांधी को लेकर एक और चौंकाने वाली खबर आई। पुणे की अदालत में राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि वो सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश नहीं हो सकते क्योंकि उनकी जान को खतरा है। राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में कहा कि सत्ताधारी पार्टी के कुछ नेता उन्हें खुलेआम आतंकवादी बताकर उनको अंजाम भुगतने की धमकियां दे रहे हैं। पुणे की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ डेफेमेशन का मुकदमा चल रहा है। आज राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में कहा अगर राहुल गांधी कोर्ट में आए तो उन पर अटैक हो सकता है। राहुल गांधी की तरफ से फाइल की गई एप्लीकेशन में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और दिल्ली के बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा के बयानों का हवाला दिया गया। पिटीशन में कहा गया कि पिछले साल सितंबर में रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी को नंबर 1 आतंकवादी कहा था। बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने कहा था कि राहुल गांधी नहीं सुधरे तो उनका हाल भी उनकी दादी इंदिरा गांधी जैसा होगा। पिटीशन में कहा गया कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, इससे उन पर हमले की आशंका बढ़ गई है। इस अर्जी में राहुल गांधी की तरफ से अदालत से कहा गया कि वो इन मामलों का संज्ञान लें और सरकार से सुरक्षा दिलवाएं। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 10 सितंबर को करने का फैसला किया, लेकिन शाम होते होते कांग्रेस की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की हेड सुप्रिया श्रीनेत ने इस खबर की हवा निकाल दी। कहा राहुल गांधी को कोई डर नहीं है। राहुल गांधी के वकील ने उनसे पूछे बगैर कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी और इस एप्लीकेशन को कल वापस ले लिया जाएगा। सुप्रिया श्रीनेत ने वकील के लिखित बयान की कॉपी भी पोस्ट की, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ भी हो, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उनकी सुरक्षा जरूरी है, इसलिए सरकार को राहुल की सिक्योरिटी का रिव्यू तो समय समय पर करते रहना चाहिए। अब बात महाराष्ट्र की। आज महाराष्ट्र में 15 अगस्त को मीट की दुकानें बंद रखने का आदेश राजनीति का बड़ा इशू बन गया। असल में कल्याण, डोंबिवली, अमरावती, मालेगांव और नागपुर महानगर पालिका ने स्वतंत्रता दिवस के दिन बूचड़खाने बंद रखने और मीट की दुकानों पर ताला लगाने का आदेश दिया। इस आदेश का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, यह कहा गया। हालांकि जैसे ही इस आदेश की खबर आई तो इसका विरोध शुरू हो गया। डिप्टी सीएम अजित पवार ने इस आदेश का सबसे पहले विरोध किया। अजित पवार ने कहा यह फैसला गलत है। धार्मिक त्योहारों में तो इस तरह का बैन ठीक है, लेकिन 15 अगस्त, 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व पर इसका कोई औचित्य नहीं है। लोगों को उनकी पसंद का खाना खाने की आजादी मिलनी चाहिए। ज्यावेळेस श्रद्धेचा प्रश्न असतो त्यावेळेस जब आस्था का विषय होता है तब इस तरह की पाबंदी लगाई जाती है। हमारे देश को आजाद हुए 78 साल हो गए हैं। कुछ लोग शाकाहारी हैं, कुछ मांसाहारी। कोंकण में तो सब्जी बनाने में भी मांस का इस्तेमाल होता है। ये पीढ़ियों से चला आ रहा खान पान है, इसलिए उन्हें अपनी मर्जी के खान पान से रोकना ठीक नहीं है। भावना से जुड़ा त्योहार हो तो लोग पाबंदी को मान लेते हैं, लेकिन अगर आप 15 अगस्त, 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर भी पाबंदी लगाने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। मेरी निजी राय है कि लोगों की भावना महत्वपूर्ण है, इसलिए इस तरह के बैन उसी समय लागू किए जाएं जब भावना और श्रद्धा का मुद्दा हो। इसके बाद आदित्य ठाकरे सामने आए। उन्होंने कहा कि वो तो नवरात्र में भी मीट खाते हैं, उनके घर में तो झींगा, प्रॉन और मच्छी का प्रसाद चढ़ता है। आदित्य ठाकरे ने कहा यह लोगों के पर्सनल स्पेस में अतिक्रमण है, इसका हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। महानगर पालिका कौन होती है यह तय करे कि लोग क्या खाएं और क्या ना खाएं। कल्याण डोंबिवली के जो महापालिका के आयुक्त हैं उनको सस्पेंड किया जाए, जो भी हो, मुझे पता नहीं वो कौन है, क्योंकि वेज नॉन वेज ये मुद्दा उनका नहीं है। स्वतंत्र दिन पे हम क्या खाएं हमारा अधिकार है, हमारा स्वतंत्र है। वो नहीं हमें बता सकते कि वेज खाए नॉन वेज खाए। हम तो बिल्कुल नॉन वेज खाएंगे, हमारे घर में खाते हैं। हमारे घर में नवरात्रि को भी हमारा जो प्रसाद होता है उसमें प्रॉन्स होते हैं, मच्छी होती है, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, ये हमारा हिंदुत्व है। और वहाँ की जो आगरी कोड़ी बांधे हुए वो कहाँ जाएंगे? ये कोई धर्म की बात नहीं और ये कोई देश हित की बात नहीं है कि वेज नॉन वेज खाओ। जो भी खाते हो घर में क्यों घुस के बात करें। इसके बाद जितेंद्र आव्हाड ने नॉनवेज फूड को ह्यूमन एनाटॉमी के साथ जोड़ा, पूरा साइंटिफिक एनालिसिस किया और कहा कि इंसान के दांतों की रचना इस तरह से की गई है कि वो नॉनवेज खाना खा सके।
लेकिन इस सरकार को साइंस से लेना देना नहीं है। वो तो महाराष्ट्र को हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाने के चक्कर में लोगों के मन का खाना, उनका नेचुरल नॉनवेज आहार उनसे छीन रही है। महाराष्ट्र को लेबोरेटरी बनाया जा रहा है। ये मनुवादी लोग ये जाति व्यवस्था मजबूत करने के लिए लेबोरेटरी बना रहे, प्रयोगशाला बना रहे। जैसे पहले उन्होंने मध्य प्रदेश को बनाया, गुजरात को बनाया, वैसे महाराष्ट्र के हाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 80% लोग ये मांसाहार करते हैं। युगों युगों से हम नॉन वेजिटेरियन मांसाहार करते आए हैं। क्या चालू किया है नया? तो क्या कोली लोग मर जाएंगे? यहाँ का कसाई मर जाएगा? यहाँ के जितने भी मुर्गी पालने वाले करोड़ों अब्जों रुपए का व्यवहार करते हैं, क्या आत्महत्या कर देंगे? ये नौटंकी है। ये क्या 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 चालू कर दिया है तुमने तमाशा इस देश में? जात व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, अब ये नया मांसाहार विरुद्ध शाकाहार, क्या कर दिया तुमने इस देश में? मालेगांव महानगर पालिका ने भी 15 अगस्त को मीट पर बैन लगाया है। मालेगांव में मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में, इसलिए मालेगांव से AIMIM के विधायक मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासमी ने कहा कि बीजेपी की सरकार लोगों से उनकी आज़ादी छीन रही है। ये संविधान के खिलाफ है। मुल्क में जो ये सूरत हाल चल रही है कि अब मुल्क में रहने वालों को पाबंद किया जा रहा है कि तुम क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे, तुम क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे। अब ये जो सूरत हाल बन रही है, ये धीरे धीरे हर इंसान की आज़ादी को खत्म करते जा रही है। इस तरह के जो आज नए नए फरमान जारी हो रहे हैं, ये मुल्क की आज़ादी के उन्वान से लोगों की आज़ादी सल्ब की जा रही है, छीनी जा रही है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये समझ में नहीं आने वाली बात है कि आखिर कारपोरेशन ने इस तरह का आदेश या सर्कुलर क्यों जारी किया। जब हर तरफ से सरकार पर हमले हुए तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा उन्हें तो खुद ही इस फैसले की जानकारी मीडिया से मिली। उन्होंने अफसरों से इसके बारे में पूछा तो बताया गया कि यह कोई नया आदेश नहीं है। 1988 में यह फैसला किया गया था। तब से हर साल इसी तरह का आदेश जारी होता है, लेकिन विपक्ष ने तिल का ताड़ बना दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में हर शख्स को अपने हिसाब से जीने की आजादी है और सरकार का किसी की पर्सनल लाइफ में एनक्रोचमेंट करने का कोई इरादा, कोई सवाल ही नहीं है। या राज्य सरकारने असा कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही। हमारी सरकार ने ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया है। 1988 से यह निर्णय महाराष्ट्र में लागू है। 1988 में GR निकल गया था। मुझे भी इस बारे में मीडिया से ही पता चला। मैंने जब महानगर पालिकाओं से बात की, उनसे पूछा कि आप इस तरह का निर्णय क्यों लेते हैं, तो उन्होंने हमें 1988 का GR भेजा और बताया कि हर साल हम इस तरह के नोटिस जारी करते हैं। उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भी जो नोटिस निकाली गई थी उसकी कॉपी भी मेरे पास है, मैं वो दिखा सकता हूं। हमारी सरकार को कौन क्या खाए ये तय करने में कोई रुचि नहीं है। हमारे सामने और कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। दरअसल 1988 में लिए गए निर्णय पर अब बिना वजह बहस क्यों की जा रही है, मानो कि वो निर्णय हमारी सरकार ने लिया हो। कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे कि वेजिटेरियन नपुंसक हो जाते हैं। ये मूर्खता बंद करनी चाहिए। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जिसको जो खाना है वो खा सकता है। संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उसके मुताबिक हर किसी को जीने का अधिकार है। आमच्या सरकारने घेतलेला इसे कहते हैं करे कोई भरे कोई। आदेश 1988 का था, जारी हर साल होता था, कोई इसकी परवाह नहीं करता था, पर इस बार खामखा विवाद खड़ा हो गया। देवेंद्र फडणवीस ने अच्छा किया कि सारी बात जनता के सामने साफ साफ रख दी, सबको बता दिया उन्हें पूरा अधिकार है, वो कुछ भी खाएं, इस पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन बात सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है। मीट का विवाद तेलंगाना में भी हुआ और बात हाई कोर्ट तक पहुंच गई। असल में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी पर बीफ की दुकानों और कैटल स्लॉटर हाउस को बंद करने का आदेश जारी किया। इसके खिलाफ लॉ स्टूडेंट वडला श्रीकांत ने तेलंगाना हाईकोर्ट में अपील की। कोर्ट ने GSMC को नोटिस जारी करके अपना पक्ष रखने को कहा। याचिका में कहा गया कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को बिना किसी वैध कारण के ऐसे आदेश जारी करने का अधिकार है ही नहीं। यह दुकानदारों और आम लोगों के अधिकारों का वायलेशन है।
अब इस मामले में हाईकोर्ट कल सुनवाई करेगा। दूसरी तरफ ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरों का कहना है कि यह ऑर्डर तो हर साल जारी होता है। बीफ बेचने वाले दुकानदार भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी ने भी बैन पर सवाल खड़े किए। ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद में ज्यादातर लोग नॉनवेज खाते हैं, इसलिए यह फैसला गलत है। ओवैसी ने महाराष्ट्र का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों में मीट पर पाबंदी का ऑर्डर मनमाना है, यह आदेश संविधान का उल्लंघन है। ओवैसी ने कहा कि जिस दिन पूरा देश आजादी की वर्षगांठ मनाएगा उस दिन लोगों से उनकी पसंद का खाना खाने की आजादी छीन ली जाएगी। उस दिन हम तो आजादी मना रहे हैं, आजादी की खुशी मना रहे हैं, और क्यों आप उसको बंद कर रहे हैं? भाई शराब पीकर कोई गलत काम कर सकता है, मगर ये तो लाइवलीहुड है ना उसकी, तो गोश्त बेचना बेचारे लोग, और उसमें ये तो कोई मोर देन 90% करीब लोग तेलंगाना में गोश्त खाते हैं। इस तरह का ऑर्डर नहीं निकलना चाहिए था। हमको अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली, उस दिन भी अगर आप बोलेंगे क्या खाना क्या नहीं खाना, तो फिर आज़ादी हमने किस लिए ली थी और संविधान हमने बनाकर अपने आप को क्यों दिया? राइट टू लाइवलीहुड उसमें एक फंडामेंटल राइट है। तो ये अजीब व गरीब ऑर्डर है और मेरी नज़र में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। ओवैसी की बात बिल्कुल सही है। ये बात सबको समझ लेनी चाहिए कि हमारे देश में सबको अपनी मर्जी से खाने की आज़ादी है, पहनने की आज़ादी है। ये अधिकार संविधान ने सबको दिया है। कानून सबके लिए बराबर है। कभी कभी किसी पुराने कानून की वजह से, किसी रूल रेगुलेशन की वजह से इस तरह के विवाद पैदा हो जाते हैं। इसलिए सभी राज्य सरकारों को प्रयास करके इस तरह के बेकार के कानूनों को, इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस को रद्द कर देना चाहिए। कोई रिलीजियस मौका हो, त्यौहार हो, बात समझी जा सकती है क्योंकि मामले लोगों की भावनाओं से जुड़े होते हैं। लेकिन स्वाधीनता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर मीट पर बैन लगाना, नॉनवेज को रोकना, यह आज़ादी की मूल भावना के खिलाफ है। सब मिलकर स्वाधीनता दिवस मनाएं, इससे उल्लास का उत्सव मनाएं तो सबसे अच्छा होगा। आज उत्तर प्रदेश से भी बड़ी खबर आई है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बांके बिहारी मंदिर न्यास बिल विधानसभा में पेश किया। सरकार की तरफ से कहा गया कि बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट को स्वामी हरिदास की परंपरा और मंदिर के रीति रिवाज को ध्यान में रखकर ही बनाया जाएगा। मंदिर में आने वाले चढ़ावे, संपत्ति और प्रशासन का सारा काम ट्रस्ट ही संभालेगा। मंदिर में होने वाले सारे रीति रिवाज, त्योहार, अनुष्ठान पारंपरिक तरीकों से ही होंगे। ट्रस्ट मंदिर में दर्शन का टाइम, पुजारियों की नियुक्ति, कर्मचारियों के वेतन भत्ते तय करेगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी ट्रस्ट करेगा। ट्रस्ट के जरिए मंदिर के आसपास सुविधाओं को विकसित करने का काम किया जाएगा। इस ट्रस्ट में 11 नॉमिनेटेड और 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। बांके बिहारी जी की सुबह और शाम की भोग आरती गोस्वामी समाज के लोग ही करते रहेंगे। ट्रस्ट का कार्यकाल 3 साल का होगा। सदन में बिल पेश होने के बाद मथुरा वृंदावन के लोगों ने इसका स्वागत किया। लोगों ने कहा बांके बिहारी कॉरिडोर बनने के बाद पूरे इलाके का डेवलपमेंट होगा। लोगों ने कहा कि सरकार को उस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गोस्वामी समाज के लोगों के अधिकारों में किसी तरह की कटौती न की जाए। निश्चित रूप से कॉरिडोर बने। हम तो शुरू से कहते आए हैं कॉरिडोर से किसी भी ब्रजवासी को, किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी गोस्वामी को कोई अहित नहीं होने वाला। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ब्रजभूमि में विशेष ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने स्पेशल यहाँ पर अधिकारियों को कहा, अधिकारियों ने प्रोजेक्ट को पास किया और आज पूर्ण रूप से विधेयक को माननीय विधानसभा में पास हो गया है। ये बहुत ही खुशी का माहौल है। हमारी मुख्यमंत्री से एक प्रार्थना भी है कि सेवायतों के हितों का भी ध्यान रखा जाए। पार्किंग बन जाएंगी, बड़ी बड़ी नालियां बन जाएंगी और बड़ी बड़ी रोडें बन जाएंगी और इसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। जो मथुरा वृंदावन के युवा हैं उनको रोजगार की व्यवस्था होगी। इसके लिए हम अपने योगी आदित्यनाथ जी को, मुख्यमंत्री जी को बार बार बधाई देना चाहते हैं। बांके बिहारी मंदिर की पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा है। कुछ महीने पहले मुझे भी बांके बिहारी मंदिर जाने का अवसर मिला था। मंदिर तक पहुंचना मुश्किल काम था। संकरी गलियां हैं, बंदरों का आतंक है। मुझसे चश्मा जेब में रखने को कहा गया, संभल कर चलने को कहा गया।
मंदिर परिसर में पैर रखने की जगह नहीं थी। बांके बिहारी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए, पुजारियों ने बहुत मान सम्मान भी दिया, पर वापस लौटते हुए मुझे लगा कि इतनी बड़ी संख्या में भक्त यहां आते हैं, उनके लिए बेहतर सुविधाएं क्यों नहीं हो सकती? यहां भी काशी विश्वनाथ के मंदिर जैसी भव्यता क्यों नहीं हो सकती? यहां भी महाकाल जैसी विशालता क्यों नहीं हो सकती? आज योगी आदित्यनाथ ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। शुरुआत में कुछ लोगों को परेशानी होगी, लोग आपत्तियां उठाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बांके बिहारी कॉरिडोर बनने के बाद बांके बिहारी के भक्त प्रसन्न होंगे। दुनिया भर से भगवान कृष्ण के दर्शन करने और अधिक संख्या में लोग आएंगे। पूरे इलाके का विकास होगा, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इसलिए सबको मिलकर इस काम में सहयोग करना चाहिए। आज फैसला हुआ कि भारत 31 अगस्त से पहले 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने की दावेदारी पेश करेगा। आज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्पेशल जनरल मीटिंग में कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। आईओए ने 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में कराने का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पहले ही दे दिया था, लेकिन आज आईओए की प्रेसिडेंट पीटी उषा ने कहा अहमदाबाद के साथ साथ दिल्ली और भुवनेश्वर के ऑप्शन पर भी विचार किया जा रहा है। पीटी उषा ने कहा कि बहुत जल्द यह ऐलान किया जाएगा कि 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहां होंगे। इससे पहले भारत ने 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए थे। पहले कनाडा भी 2030 के गेम्स की मेजबानी हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब कनाडा पीछे हट गया है, इसलिए भारत को मेजबानी मिलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स की जनरल असेंबली में इस साल नवंबर में ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में यह फैसला किया जाएगा कि 2030 के गेम्स की मेजबानी किस देश को दी जाए। दिल्ली और एनसीआर के स्ट्रे डॉग्स को लेकर आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने देश भर के डॉग लवर्स को बड़ी राहत दी। एनजीओज ने चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच से सामने स्टे डॉग्स के केस में 2 जजेस की बेंच के फैसले को रिव्यू करने के लिए एप्लीकेशन दी थी। आज 3 जजेस की बेंच गठित कर दी गई। कल जस्टिस विक्रम सेठ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। हो सकता है कि 3 जजेस की ये नई बेंच कल इस मामले में कोई इंटरिम ऑर्डर भी पास करे, क्योंकि परसों से लगातार 3 दिन छुट्टी है। 2 दिन पहले जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने स्ट्रीट डॉग्स के मामले में सो मोटो सुनवाई करते हुए इन्हें जल्द से जल्द जबरदस्ती शेल्टर होम्स में भेजने के आदेश दिए थे। इसी आदेश के खिलाफ फाइल की गई रिव्यू पिटीशन में कहा गया कि सभी स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम्स में भेजने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो अभी मौजूद नहीं है। इसके अलावा इस पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट के ही पिछले साल दिए गए उस ऑर्डर का हवाला दिया गया जिसमें कहा गया था कि रेगुलर स्टरलाइजेशन और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के जरिए स्ट्रीट डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। आज जब कॉन्फ्रेंस फॉर ह्यूमन राइट्स इंडिया नाम के एनजीओ ने चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच के सामने इस केस में अर्जेंट हियरिंग की अपील की, तो चीफ जस्टिस गवई ने कहा वो इस पर सहानुभूतिपूर्ण तरीके से गौर करेंगे और थोड़ी देर बाद उन्होंने 3 जजेस की नई बेंच बनाकर इस मामले पर कल सुनवाई तय कर दी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल डॉग लवर्स को एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। चीफ जस्टिस ने लोगों की भावनाओं को ख्याल रखा है, नई बेंच गठित कर दी है, ये एक अच्छा कदम है, पॉजिटिव साइन है। इंडिया टीवी की कोशिश है कि हम उन बेजुबानों की बात सुनें, समझें, उनके दर्द को पहचानें जो अपनी बात नहीं कह सकते। हम उनके लिए बेहतर जिंदगी देने का प्रयास करें, उसका रास्ता ढूंढें। स्ट्रे डॉग्स को सड़कों से हटाना, मिटाना कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, लेकिन क्या करना चाहिए इसके लिए हमने आपसे सुझाव मांगे हैं। आप अपने सुझाव व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। मेरा नंबर है 9350593505 ये नंबर नोट कर लीजिए और आप मेल कर सकते हैं idea@indiatvnews.com पर। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।